नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। साल 2025 का आगाज हो चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर सहित दुनिया भर के अनेकों नेताओं ने अपने देश के लोगों को संबोधित किया है और साल 2025 की शुभकामनाएं संदेश दिए हैं। नए साल 2025 के शुरुआती घंटों में ही अमेरिका के न्यू ऑरलिंस में एक कार भीड़ को रौंदते हुए लोगों के बीच में घुस गई, जिसके कारण इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बुधवार को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आरएसएस से पूछा है कि क्या वे बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव में वोट मांगेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विवादित वीर सावरकर के नाम से एक कॉलेज बनाए जाने की बात कही गई है। बता दें कि नजफगढ़ और फतेहपुर बेरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी को कॉलेज बनाने के लिए जमीन अलॉट की गई है। इस कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। किसान आंदोलन के निपटारे को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी के सामने संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बात रखने से मना कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि मीटिंग के इनविटेशन में किसानों की मांगों का कोई जिक्र नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी 3 जनवरी को पंचकुला में किसान संगठनों से मुलाकात करने की बात कह रही है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर तो यही जिसका जो सब आप जानते भी हैं कि साल 2025 का आगाज़ हो चुका है और आप सभी को बधाई पहले तो नए साल की। और इस मौके पर अलग अलग मुल्कों के अलग अलग राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने अपने देशवासियों के नाम पर ट्वीट लिखे हैं, संबोधन किया है। तो वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अंतहीन आनंद लेकर आए। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, मुझे विश्वास है कि सब ठीक होगा और हम सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है और हम झुकेंगे नहीं। मैं आपको साल 2024 के लिए धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से ही जंग जारी है। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और जो इस साल जो फरवरी महीना आएगा, यानी कि अगले महीने पूरे 3 साल इस जंग को हो जाएंगे। और एक तरफ व्लादिमीर पुतिन नए साल की बधाई देते हुए कह रहे हैं कि हम सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, यानी कि यूक्रेन कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं और रूस कह रहा है कि हम सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम चीन की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अर्थव्यवस्था स्थिर है और बढ़ रही है। हम मेहनत से नई चुनौतियों पर काबू पा लेंगे। जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें चीन को अर्थव्यवस्था को लेकर खासा गिरा गया है, चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर, और कहा जा रहा है कि चीन क्रैश करेगा। इसको लेकर जो शी जिनपिंग है उन्होंने लिखा है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है चीन की, अब वो स्थिर है और आगे बढ़ रही है और हम मेहनत से नई चुनौतियों के ऊपर काबू पा लेंगे। इसी हिसाब से जो कीयर स्टारमर हैं उन्होंने कहा है कि साल 2024 को बदलाव का साल बताते हुए कहा है कि सरकार आपके लिए लड़ती रहेगी। तो ये मोटे मोटे मेरे को लगा कि जो दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी मैंने खबर आपको आप तक पहुंचाई कि उन्होंने किस किस्म से अपने देशवासियों को संबोधित किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर अमेरिका से आई। अमेरिका से बड़ा दुखद घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में वहाँ पर अमेरिका के न्यू ऑरलिंस में एक जगह पे एक पिकअप ट्रक लोगों की भीड़ में घुस गया और उनको रौंदते हुए आगे बढ़ने लगा। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हादसे के पीड़ितों को मदद पहुंचाने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बार्बन स्ट्रीट में सुबह हिंसा की एक डरावनी घटना को अंजाम दिया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ है जब एक शख्स ने न्यू ऑरलियंस के
फ्रंट क्वार्टर के बार्बन स्ट्रीट में कार को भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया। यह सड़क नाइट लाइफ के लिए जानी जाती है। यहाँ कई बार, क्लब और रेस्तरां हैं। माना जा रहा है कि यहाँ नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यहाँ से आ रही तस्वीरों में दिख रहा है कि घटनास्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं। न्यू ऑरलियंस की एक सरकारी एजेंसी नोला रेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि कैनाल एंड बार्बन स्ट्रीट में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। उसने आसपास के लोगों से इस इलाके से दूर रहने को कहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो दिल्ली से आई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को बुधवार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि आरएसएस क्या बीजेपी का समर्थन करेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने इसमें 3 बातें गिनवाई हैं। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं। क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करता है? बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वाले लोगों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय जनतंत्र के लिए सही है? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह भारतीय जनतंत्र को कमज़ोर कर रही है? तो ये 3 मुद्दे गिनवाए हैं आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने और आरएसएस से पूछा है कि क्या वे विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो एक बड़ी कोशिश है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं कि वो आरएसएस की बी टीम है। अब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को और मोरालिटी पे सवाल उठाए हैं, जिस हिसाब से बीजेपी के नेताओं के पैसे बांटते हुए के कहीं ना कहीं वीडियोज आए थे, तो उसको लेकर उन्होंने मोरालिटी पे सवाल उठाए हैं कि क्या आरएसएस ऐसी बीजेपी का समर्थन करेगा। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर के नाम पर बनाए जाने वाले कॉलेज को लेकर है। आपको बता दें कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने 2 नए कॉलेज बनाए जाने की बात कही है, जिसमें से एक कॉलेज नजफगढ़ में बनाया जाएगा और उसका नाम वीर सावरकर के नाम पर होगा और इस कॉलेज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वो बता दें कि जो ये कॉलेज है वीर सावरकर, वो भी जाट बेल्ट है बेसिकली नजफगढ़। जाट बेल्ट में वीर सावरकर के कॉलेज के नाम का कॉलेज बनाया जाना कहीं ना कहीं आरएसएस जो जाट बेल्ट है उसमें अपने घुसपैठ करना चाहता है और उसी को लेकर मेरे को लगता है कि ये सारा कुछ किया गया है। अब इसके हालांकि सूची में स्वामी विवेकानंद, वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, सावित्री फुले जैसे नाम भी शामिल थे, लेकिन वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉलेज बनाना चुना है। तो कहीं ना कहीं जाट बेल्ट में जो आरएसएस की पॉलिटिक्स है उसको पसारने की कोशिश मैं ये देखता हूँ, जो कि जिसमें बहुत दिक्कतें हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो किसान आंदोलन से आई और किसान आंदोलन में खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में आज जगजीत सिंह डल्लेवाल को भूख हड़ताल पर बैठे हुए 37वां दिन है। उनकी सेहत लगातार गिर रही है और वो अपने कैंप में मौजूद रहे अपनी ट्रॉली में, और उनके डॉक्टरों ने आज फिर कहा कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा है। किडनी और हार्ट कभी भी उनका फेल हो सकता है, लीवर भी फेलियर की बात कही जा रही है। आज उनसे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश से भी सांसद आए, हरियाणा से दिग्विजय चौटाला आए और भी कई लोग आज उनसे मिलने आए। एक खबर आज ये भी आई कि जो सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी है उससे मिलने के लिए एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि 3 जनवरी को पंचकुला में जो मीटिंग होने जा रही है उसमें वो लोग शामिल नहीं होंगे और ये बात उन्होंने कही है। और किसानों के ऊपर लगातार इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मीटिंग बुलाई है उसमें तो कम से कम इनको शामिल होना चाहिए। हालांकि जो हाई पावर कमेटी बुलाई गई है उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पर शक नहीं किया जा सकता। खासे क्रेडिबल लोग हैं, जिसमें देवेंद्र शर्मा हों या फिर रंजीत सिंह घुम्मन हों या फिर जस्टिस नवाब सिंह हों, जो ठीक ठाक प्रो फार्मर रहे हैं जिनके स्टैंड। लेकिन इसके अलावा प्रोफेसर सुखपाल भी इस कमेटी में हैं, लेकिन किसानों के जो डेलीगेशन ने उस कमेटी से मिलने से मना कर दिया है। और ये कमेटी पता नहीं क्या फैसला लेगी, ये तो देखने वाला ही होगा।
तो ये आज की मुख्य मुख्य खबरें थी। इसके अलावा नए साल की शुरुआत हो रही है, अलग अलग बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरे को लगा कि 5-7 मिनट आपसे इस टॉपिक पे भी कि नए साल के जो रेजोल्यूशंस हैं जो आप लोग ले रहे हैं उनके ऊपर भी बात हो। देखो, अलग अलग लोग अलग अलग काम करने की सोचेंगे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से अपनी बातचीत जारी रखना चाहूँगा जिसमें जो लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, नए करने की सोच रहे हैं। तो सबसे बड़ा मामला होता है इंसान के मन में फियर ऑफ फेलियर। तो उससे निकलने की ज़रूरत है आपको। किसी भी किस्म के डर से डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो फेलियर के डर से तो खासकर नहीं, क्योंकि अगर आपने ट्राई नहीं किया तो जब आप ज़्यादा बड़े फेलियर हैं। अगर आप ट्राई करते हैं तो कम से कम अपने पैशन को तो जीते हैं, अपने काम को करने की कोशिश तो करते हैं, तो वो करने की ज़रूरत है। दूसरा, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ रही है लोगों के ज़िंदगियों में, जिस किस्म से फ़ोन बढ़ रहा है, तो उसमें एक फ़ोन के अंदर ही सारी चीज़ें आ गई हैं। और ऐसे में जब आदमी काम नहीं करता है या फिर उसके दिमाग में अलग अलग जो डोपामिन रिलीज एक्टिविटीज़ हैं वो फ़ोन में ही हो गई हैं, तो जो एकदम से इंस्टेंट डोपामिन रिलीज एक्टिविटी हैं, जैसे आपका मन उदास है तो एकदम आप रील देखने लग जाते हैं और रील देखकर आप खुश हो जाते हैं, तो इसको मैं इंस्टेंट डोपामिन एक्टिविटी कहता हूँ। तो ऐसी एक्टिविटी करने से बचिए कि जब आपका मन उदास हो, आपका शरीर नेचुरली डोपामिन रिलीज नहीं कर रहा है, तो आप फ़ोन देखकर, उसमें रील देखकर और स्टैंड अप कॉमेडी देखकर डोपामिन रिलीज करवा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है उससे बचें। इसके अलावा आप कोई लक्ष्य बनाएं और उस छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उन गोल्स को हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। ये बात बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग इसकी तरफ ध्यान दें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको किताबें भी पढ़ना चाहिए, और एक अपने दिन की अर्ली शुरुआत कर सकें तो बहुत बेहतर होगा। आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी शुरुआत करते हैं तो उसमें आप अपनी सेहत पर भी ध्यान दे पाते हैं, और भी कई काम जो अपने हैं सुबह हेल्थ से रिलेटेड, अच्छे खाने से रिलेटेड आप सुबह सुबह निपटा लेते हैं। तो आप दिन की अगर जल्दी शुरुआत कर पाएँ तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब की बार अगर आप नए जीवन की आदतों की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि अपने आप को एकदम से पुश ना करें। और जैसे मान लो कि हम बात करें कि अच्छी आदतों में एक ये है कि आप जल्दी उठना चाहते हैं। आज के समय अगर आप रात के 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो आप आज से 1:30 बजे सोना शुरू करें और 9:30 बजे उठना शुरू करें। आगे आगे इसको और आधा घंटा कर लें। 10 दिन बाद आप 1 बजे सोना शुरू करें और 9 बजे उठना शुरू करें। ऐसे करके आधा घंटा करके आप इसको कम करते जाएं, और मुझे लगता है कि इस किस्म से जो नई आदतें हैं वो आप कर पाएंगे, उन आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर पाएंगे। किसी भी आदत को आपके शरीर पर जचने के लिए कम से कम 21 दिन तो चाहिए ही होते हैं। ऐसा अलग अलग रिसर्चेज हैं, अलग अलग बातचीत लोग कहते आए हैं। तो 21 दिन तक आपको अच्छे काम करते रहने होंगे। किताबें पढ़िए, फिल्में देखिए, दोस्तों के साथ घूमिए, और फ़ोन से थोड़ा सा डिटॉक्स होने की कोशिश करिए। फ़ोन का जो स्क्रीन टाइम है, अगर आपका 10-10 घंटे का स्क्रीन टाइम है तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। मेरे को लगता है कि एवरेज जो स्क्रीन टाइम होना चाहिए किसी के फ़ोन का वो 4 घंटे हो तो बेहतर है। 4 घंटे से ज़्यादा है तो वो मैं मानता हूँ कि गंभीर स्थिति है, ख़तरनाक है। तो कोशिश करिए कि अपने फ़ोन के स्क्रीन टाइम को आप कम कर पाएँ। सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो डिज़ाइन ही इस किस्म से की जाती हैं कि वो आपको एक बार एंगेज करने के बाद छोड़े ना। तो इसलिए सोशल मीडिया ऐप्स पे कम समय बिताएं, और अगर आपको समय बिताना भी है सोशल मीडिया ऐप्स पे तो आप उसमें कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ने या फिर अच्छी वीडियोस देखने के लिए समय बिताएं। और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया ऐप्स आपको एक हिसाब से गाइड ना करें, आपकी ज़िंदगी को डोमिनेट ना करें, बल्कि आप सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी खाने की रेसिपी देखनी है तब आप यूट्यूब पे जाएं कि अच्छा पनीर कैसे बनाएं, अफ़गानिस्तान में बनने वाला मटन किस किस्म से बनाया जाता है, इस किस्म की नई रेसिपी देखिए।
यूट्यूब का इस्तेमाल आप ऐसे करिए। दूसरा मेरे को लगता है कि यूट्यूब से या सोशल मीडिया से, फेसबुक से, या अगर हम बात करें अलग अलग सोशल साइट से, आप जो करंट इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए ट्विटर आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्स या फेसबुक, मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया ऐप्स को आप सिर्फ इंस्टेंट न्यूज़ के लिए, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उन ऐप्स का इस्तेमाल आप बाकी पर्सनल दिखावे के लिए। मेरे को लगता है सोशल मीडिया साइट्स में आप जो एक हिसाब से दिखावे की ज़िंदगी है उसकी तरफ ना भागें कि आप हर रोज़ 5-5, 6-6 अच्छी फ़ोटोएं डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके दोस्त उन फ़ोटोओं पे कमेंट करेंगे। इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर भी उठें, बल्कि सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंस्टेंट जानकारियाँ आप सोशल मीडिया ऐप से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आप उनका प्रयोग करें। आप जैसे मान लीजिए कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है तो ट्विटर से आपको एकदम जानकारियाँ मिल सकती हैं, लेकिन उसके साथ आप इंस्टेंट जानकारियों के अलावा आप हर रोज़ अखबार भी पढ़ें, ताकि आपको जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो भी पता लग सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में आर्थिक मंदी शुरू होने वाली है। मुझे लगता है कि जैसे ही सेकंड क्वार्टर 2025 का बीतेगा, उसके बाद दुनिया भर में मंदी देखने को मिलेगी। इसलिए अपने पैसे पर नज़र बनाए रखना शुरू करें। आप देखें कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। कोशिश करें कि जो फिजूल खर्ची है आपकी वो कम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की कोशिश करें, और खाली अपने पैसे के ऊपर निगाह ना रखें, बल्कि जो आपका मुल्क है, जो आपका एक हिसाब से स्टेट है, उस स्टेट फाइनेंसिस के ऊपर भी नज़र रखें कि स्टेट किस किस्म की पॉलिसीज़ बना रहा है, किन चीज़ों को छूट दे रहा है, नए टैक्स क्या हैं। तो आप एक हिसाब से अपनी जो फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, अगर मैं कहूँ कि आप पैसे के ऊपर नज़र रखना शुरू करें, चाहे आपका हो या सरकार का हो या किसी का भी हो, तो पैसे के ऊपर नज़र रखना शुरू करें, क्योंकि आगे बहुत बड़ा जो एक हिसाब से मैं कहूँगा कि आर्थिक संकट दिख रहा है मुझे 2025 के बाद में, कि सेकंड क्वार्टर के बाद में। तो उसके लिए आप अपने पैसे पर नज़र बनाए रखें और खूब सारी बचत करें, खूब सारी नई स्किल्स आप अपनाएं, खेलें कूदें, नया लिखें, नया पढ़ें, नई फिल्में देखें। और इसी के साथ मैं अपनी बातचीत को आज अभी ख़त्म कर रहा हूँ। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए